हेलो बच्चों, क्लास 9th की ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िए। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, साउथ सिटी पीसीएमबी में। ग्रेविटेशन में अभी तक हमने पढ़ा था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसे कंप्लीट किया था, और न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर रूल भी पढ़ा था। वो समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। आप पुराने वीडियोस को फिर से एक बार जाकर ब्रशअप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हम आगे पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या मतलब, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, इन दोनों चीज़ों में क्या समानताएं हैं। मतलब इन न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उसका ग्रेविटेशन पे क्या इफेक्ट है, ये पढ़ेंगे। ठीक, तो रिकॉल करिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था क्या। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की, तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, then the second object also exerts the equal amount of force, equal and opposite force to the first object. ये है आपका सिंपल थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही था। ठीक, तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड है। ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स ही तो है, तो ग्रेविटेशन के लिए भी वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। तो ग्रेविटेशन में अगर वैलिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टोन को हम हवा में उछालते हैं और उस स्टोन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ जो है इस स्टोन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये स्टोन भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता होगा अर्थ की तरफ। तो जब अर्थ एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या करता है, स्टोन को अपनी तरफ खींचता है, मीन्स इट पुल्स डाउन द स्टोन टुवर्ड्स द अर्थ। तो जब स्टोन भी अब इस अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का एक्सर्ट करेगा, तो क्या होगा, तो ये भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यही तो होगा। तो क्या अर्थ हमें ऊपर उठता हुआ दिखता है क्या? ऐसा होता है क्या कि क्या अर्थ भी स्टोन की तरफ जाता है? तो इसी चीज़ को हम आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और पता करेंगे कि क्या ऐसा होता है। अगर होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता है तो वो भी क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ जो हमारा मोशन था, उसमें क्या था, फोर्स, उससे हमें ये पता चला था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से यही तो पता चला था, force is equal to mass into acceleration, F is equal to ma. This means acceleration is equal to force upon mass. तो इससे क्या पता चलता है कि जो acceleration प्रोड्यूस होता है वो mass of the body that is inversely proportional to the mass of the body, यही तो, जो बॉडी का मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जब ये मान लीजिए स्टोन है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जब ये स्टोन एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, तो वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों बहुत ज़्यादा होगी, देखिए इसको, इसके बारे में बात करते हैं पहले। यहां पर क्या है, इस स्टोन का मास बहुत ही कम है, इस स्टोन का क्या है, मास बहुत ही कम है। अगर मास बहुत ही कम होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। यही तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यहाँ से इस फॉर्मूले से ही पता चला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। दिस मीन्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी by the gravitational force will be inversely proportional to the mass of the body। ठीक है, तो अर्थ तो ये इसका क्या नाम है, जो स्टोन है इसका मास बहुत ही लो होता है, बहुत ज़्यादा,
कम होता है तो क्या होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से वो अर्थ की तरफ फ्री फॉल करेगा, अर्थ की तरफ फॉल करेगा, यही तो, अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा। बट अर्थ का क्या है, मास बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इस स्टोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। अब जब एक्सेलरेशन बहुत कम होगा तो वो हमें दिखेगा ही नहीं, वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन, दैट इज़ नेग्लिजिबल, यही तो होता है। तो जब उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, दिखेगा ही नहीं, तो हम यही तो कह सकते हैं कि वो अर्थ जो है वो ऊपर उठते हुए नहीं जा रहा है। ये बात समझ में आई। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पर ये पता चलता है कि अगर 1 kg मास का है, 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके और अर्थ के बीच में इसको रिलेट करके देखें, एक्सेलरेशन निकालें उसका, तो ये पता चलता है कि जो स्टोन है उसका जो एक्सेलरेशन आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसका डेरिवेशन भी है आगे, वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी इतना समझिए कि जो एक्सेलरेशन आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इतना इनफ होता है कि कोई बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, आपके स्टोन को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। वेयर एज जो अर्थ का एक्सेलरेशन निकल के आता है वो 1.63 × 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट का एक्सेलरेशन है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ जो है वो उस स्टोन की तरफ खिंचता हुआ नहीं जाता है ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, ठीक, वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स स्टोन, ठीक। नाउ तो आपने अभी तक क्या देखा, ये स्टोन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होगा, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं फ्री फॉल को? फ्री फॉल क्या होगा? फ्री फॉल से आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? फ्री फॉल मीन्स, एक मिनट, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अर्थ, दिस इज अ हाइट h, किसी हाइट पर है वो, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम एनी हाइट, ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स ना लग रहा हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कि दैट बॉडी इज इन फ्री फॉल, दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग अ फ्री फॉल, ठीक। और उसी बॉडी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ under the force of gravitation and with no other force acting on it, then we can say that body is performing free fall. यहाँ तक बात समझ में आई? अब फ्री फॉल के बारे में हम और जानेंगे कि क्या है फ्री फॉल। क्या होता है कि जो अर्थ है, तो अर्थ के आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सरफेस के आसपास, तो अर्थ क्या करता है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक। जैसे कि अगर अपने रूफ से, छत पे खड़े होकर अपने रूफ से इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, वो फ्री फॉल करेगा, वो ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, यही तो होता है। तो पहले क्या सोच थी लोगों की? अर्लियर इट वॉज थॉट दैट द लाइटर ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा समय में नीचे आएगा और जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो तुरंत आ जाएगा।
रैपिड फॉल करेगा या स्लो फॉल करेगा। यही तो पहले क्या था कि पहले लोग यही सोचते थे कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो स्लो फॉल करता है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो रैपिड फॉल करता है। क्यों ऐसा सोचते थे? क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, हम अगर एक फेदर को लें और एक मेटल कॉइन को लें और उसको रूफ टॉप से ड्रॉप करें, एक ही मतलब एक पॉइंट हो, एक ही पॉइंट से उसको ड्रॉप करें, एक ही टाइम पर ड्रॉप करें, तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फेदर होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा ज़मीन पे आने में, एंड जो हमारा मेटल कॉइन होगा दैट विल टेक लेस टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आई? फेदर टेक्स मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड एंड द मेटल कैप विल टेक लेस टाइम टू रीच द ग्राउंड। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? बट दिस वॉज लेटर फाउंड टू बी रॉन्ग। बाद में क्या पता चला कि ये गलत है, मतलब कि हैवी ऑब्जेक्ट है तो जल्दी गिरेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट है तो जल्दी गिरेगा, ये गलत थी। ये बात किसने पता करी? ये बात पता करी गैलीलियो ने। उन्होंने बताया कि ये इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई मास पे डिपेंड नहीं करता है उनका जल्दी गिरना या देर में गिरना। उन्होंने इसके लिए क्या किया कि वो गए लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, आपने सुना होगा नाम। वो थोड़ा इंक्लाइंड है, एक टावर है, वो इंक्लाइंड है कुछ एंगल से, वो वहाँ गए और उसके टॉप से उन्होंने 2 स्टोन्स को ड्रॉप किया। और वो ये बात बहुत याद रखिएगा कि जो 2 स्टोन्स थे उनका मास जो था वो डिफरेंट था। जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट थे, एक फेदर एक मेटल कॉइन, दोनों के मास डिफरेंट थे। जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो स्लो गिरता है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो रैपिड जल्दी गिरता है। ये एक मिसकंसेप्शन था, तो उसी को वो प्रूव करने के लिए वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़े एंड वहाँ पर 2 स्टोन लिया, एक लाइटर स्टोन था, एक हैवियर स्टोन था। वो दोनों को एक ही साथ एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर ड्रॉप किया। मास डिफरेंट था, अलग अलग टाइम पर गिरना चाहिए, बट क्या हुआ वहाँ पर एक ही टाइम पर ड्रॉप हुआ। तो यहाँ से ये पता चला कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी while having a free fall does not depend on the mass of the body। उन्होंने ये कंक्लूड किया। ये बात समझ में आई कि जब फ्री फॉल हो रहा होता है बॉडी का तो वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। अब एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है ऊपर से जब नीचे आता है, तो इसलिए उसका मास पे डिपेंड नहीं करता है। इतना समझ में आया? फिर उन्होंने रीज़न भी दिया कि जो फेदर है वो क्यों स्लो गिरता है इतना ज़्यादा। तो जो फेदर है उसका जो सरफेस, उस फेदर का जो सरफेस एरिया है, द सरफेस एरिया ऑफ फेदर इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स मास। उसका जो मास है उससे कंपैरिजन में फेदर का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जब वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा है तो जब वो फ्री फॉल करता है तो एयर की वजह से उस पर रेजिस्टेंस बहुत होता है। रेजिस्टेंस मीन हिंड्रेंस। जब वो नीचे गिर रहा है तो उस पर हिंड्रेंस मिलता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसलिए वो बहुत टाइम लेता है नीचे आने में, ग्राउंड पहुँचने में। टू रीच द ग्राउंड इट टेक्स वेरी मच लॉन्ग टाइम। बट इन द केस ऑफ मेटल कॉइन का मास भी ज़्यादा है एंड इट हैव वेरी लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर्ड। ठीक है, तो उससे क्या मिलता है? उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता है एयर से, इसलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट बॉयल करके उनका नाम था। उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और मैं ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करता है इसके मास पे, तो उसको मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा कि कैसे है। अगर हम उस एयर को हटा दें वहाँ से, क्या हो रहा था? एयर की वजह से ही तो इस पर रेजिस्टेंस पड़ रहा था, हिंड्रेंस पड़ रहा था फेदर पे। तो उन्होंने कहा कि मैं फेदर भी लूँगा और एक स्टोन या मेटल कॉइन कुछ भी लूँगा और उसे एक ऐसे सिस्टम में रखूँगा जहाँ पे एयर की प्रेजेंस ही नहीं होगी। तो जब एयर की प्रेजेंस नहीं होगी तो उस पर हिंड्रेंस भी नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा। तो जब रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है अब मास पर डिपेंड करता नहीं है, तो क्या होगा? वो दोनों सेम टाइम पर गिरने चाहिए नीचे। ये सब करने के लिए उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया अपना। एक ग्लास जार लिया, थोड़ा हाइट थी उसकी कि मतलब हाइट रहे तो वो फ्री फॉल तो हो सके कम से कम, तो उसका बनाया उन्होंने एंड वैक्यूम के थ्रू उस पूरे सिस्टम को उन्होंने ऐसा किया कि उसमें बिल्कुल भी प्रेजेंस ऑफ एयर ना रहे, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक, एंड क्या किया
एक फेदर लिया, एक स्टोन लिया या मेटल कॉइन कुछ भी लिया, एक हैवी ऑब्जेक्ट एक लाइटर ऑब्जेक्ट। यही तो मिसकंसेप्शन था कि लाइटर ऑब्जेक्ट स्लो आता है नीचे, फ्री फॉल करता है, तो एंड हैवियर ऑब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी आता है अगर फ्री फॉल करता है। तो इसी मिसकंसेप्शन को तोड़ने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, वो तो गैलीलियो ने किया था, लीनियड ऑफ पिसा के। उन्होंने इस बात के लिए भी किया कि जो फेदर पर एयर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको चेक करने के लिए कि एयर का रेजिस्टेंस जो है, एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस है, क्या उसी की वजह से ही इसकी स्पीड स्लो होती है। तो इसके लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे ही जार लिया एकदम फुली पैक, इसमें क्या था, वैक्यूम था, ठीक है, एंड फेदर लिया ऐसे और स्टोन लिया, ठीक, स्टोन लिया और क्या किया, उसको तुरंत इन्वर्ट कर दिया, तुरंत पलट दिया। तो क्या पाया एक्सपेरिमेंट में, क्या कंक्लूड किया कि वो दोनों एक ही टाइम पर जो बॉटम ऑफ द सरफेस था वहाँ पहुँचे। मीन्स दोनों के मास डिफरेंट थे, बट फिर भी वो दोनों एक ही टाइम पर अपने सरफेस के बॉटम पर पहुँचे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी नेवर डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो फ्री फॉलिंग बॉडीज में सेम रहता है। इट इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ऑफ द फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से एक नया टर्म आपको मिलेगा, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपको बहुत ही याद रखना है। और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एक तरह का ये एक्सेलरेशन है। इसके बारे में और जानेंगे, इसका कैलकुलेशन भी करेंगे कि कैसे हुआ ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी जानेंगे कि अर्थ के अलग अलग पोजीशन पर इसकी वैल्यू घटती बढ़ती भी है कि कांस्टेंट रहती है, अगर घटती बढ़ती भी है तो कैसे वेरी करती है, ये भी जानेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वी हैव टू रिमेंबर, अगर हम अर्थ के किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है और हमें डिस्टेंस अगर उसका देखना है तो हम रेडियस ही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ उसका जो रेडियस है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो वाइल कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस हम उसे आर ही लेके चलते हैं, रेडियस ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत कब होगी, जब हम स्मॉल जी को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक। नेक्स्ट सेशन में हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी तक जो आपको पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस फिर मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बस बाय।